हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द नेशनल पेंशन सिस्टम दैट इज ऑल्सो नॉन एज एनपीएस, द स्मार्ट वे टू सेव फॉर द रिटायरमेंट। ये एनपीएस है क्या, इसका हम ओवरव्यू देखेंगे। इसके बाद एनपीएस सिस्टम जो है उसका क्या क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, एनपीएस में किन से कौन से ऑप्शंस होते हैं, कितने टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं, आपको एनपीएस अकाउंट खुलवाना है तो आप कैसे खुलवा सकते हो, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एनपीएस के कंपेयर करें अगर आप ईपीएफ से या तो पीपीएफ से तो कैसे एनपीएस बेहतर है, आपको रिटायरमेंट के प्लानिंग के बारे में एनपीएस में क्यों सोचना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब मैं आपको बताऊं तो जीरो से लेके एंड तक एनपीएस के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि एनपीएस के रिगार्डिंग आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप फुल्ली क्लियर हो जाओगे कि एनपीएस है क्या और आपको एनपीएस में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसको ये बाय डिफ़ॉल्ट ये पेंशन स्कीम जो होता है, जो ईपीएफ के मेंबर नहीं होते वो एनपीएस के मेंबर होते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि मोर देन 50% स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये पता नहीं होता कि उसका पेंशन सिस्टम जो चल रहा है वो एनपीएस है। तो आज हम इसकी डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट में मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने बताया है कि सर एनपीएस के बारे में थोड़ा बहुत बताओ, तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन एनपीएस का ए टू जेड इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनपीएस सिस्टम है क्या, उसका ओवरव्यू जस्ट ले लेते हैं, उसके बाद में हम डिटेलिंग में जाएंगे। सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम जिसे कहा जाता है एक वॉलंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट स्कीम है जो 2004 में लॉन्च हुआ था। एनपीएस 2004 में लॉन्च हुआ था सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और 2009 के बाद ये प्राइवेट भी हो गया, मतलब कोई भी एम्प्लॉय इसमें अकाउंट खुलवा सकता है जिसका एज 18 ईयर टू 65 ईयर के एज के बीच में है वो इसमें अकाउंट खुलवा सकता है। जैसे कि आपको पता है आपका मनी रेगुलेशन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, बैंकिंग रेगुलेशंस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई होता है, वैसे ही एनपीएस जो है इट इज रेगुलेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज कॉल्ड एज पीएफआरडीए एंड इट इज ओपन टू ऑल इंडियन सिटीजन एज बिटवीन द 18 ईयर्स टू 65 ईयर। इस स्कीम में दो टाइप के अकाउंट आप खुलवा सकते हो, एक होता है टायर 1 अकाउंट, एक होता है टायर 2 अकाउंट। टायर 1 अकाउंट जो होता है वो मैंडेटरी पेंशन अकाउंट है जो मिनिमम रिक्वायर होता है, उसमें कंट्रीब्यूशन वो 1000 रुपीज पर एनम मतलब पर ईयर का होता है। और द कंट्रीब्यूशन जो अकाउंट में ये करता है वो टैक्स डिडक्शन का भी बेनिफिट पाता है अंडर सेक्शन 80C। और ये टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट एनपीएस का सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे आपका 1.5 लाख पर एनम का टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के तहत 80C में अपडेट करवा सकते हो, वहाँ पे डिडक्शन जो होता है ये काउंट होता है। आगे हम बात करें एनपीएस की तो टायर 1 अकाउंट जो होता है वो मैंडेटरी अकाउंट होता है जिसमें से हम आपको बताया कि 1000 पर एनम जो है वो कंट्रीब्यूशन करना होता है अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट। मिनिमम जो है 1.5 लाख का जो लिमिट है जो पुराना सिस्टम चल रहा है इनकम टैक्स का उसके तहत। और टायर 2 अकाउंट की अगर आप बात करो तो टायर 2 अकाउंट जो है वो वॉलंटरी सर्विस अकाउंट है जो आपको अलाउ करता है विड्रॉ विद द सेविंग्स एंड वहां से आप जो है अच्छा वाला मतलब आपको इंटरेस्ट चाहिए, वहां पे फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि ये बता दूं टायर 2 अकाउंट कंपलसरी नहीं है और टायर 2 अकाउंट में जो भी आप कंट्रीब्यूशन करते हो वो टैक्स डिडक्शन के अंडर में नहीं आते हैं। उसके बाद बात करें तो एनपीएस जो है वो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है आपको अलाउ करता है, एक होता है एक्टिव चॉइस और एक होता है ऑटो चॉइस। अंदर एक्टिव चॉइस में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका असेट एलोकेशन जो होगा वो क्या होगा, और ऑटो चॉइस जो होता है उसमें एलोकेशन जो होता है वो इंडिविजुअल्स एज पे होता है। तो ये स्कीम जो है आपको ऑफर करता है टू स्विच बिटवीन द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड द फंड मैनेजर। ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी जो है इस स्कीम में रहती है। एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप विड्रॉ कर सकते हो अप टू 60% ऑफ द सेविंग एज ए लंप सम और रिमेनिंग 40% जो होता है ये कंपलसरी आपको एन्युइटी परचेस करना पड़ेगा जो आपको रेगुलर पेंशन इनकम जो है वो प्रोवाइड करेगा। और एन्युइटी जो है वो कोई भी आपका कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है उससे कर सकते हो, जैसे कि अभी के एनपीएस के बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है। अब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए बात करो तो एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, यूटीआई हो गया, इन सब
उसके बारे में आगे हम डिटेल में जो है बात करेंगे। एनपीएस जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, सेवरल बेनिफिट देता है, टैक्स डिडक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, और विड्रॉ भी कर सकते हो आपके सेविंग से विदाउट एनी पेनल्टी। तो अब इंपॉर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है इसकी बात करते हैं। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा आप रिटायरमेंट प्लानिंग पहले से करोगे तो। रिटायरमेंट प्लानिंग इंश्योर करता है कि आपके पास इनफ सेविंग हो जो पोस्ट रिटायरमेंट आपकी लाइफ जो है उसको सपोर्ट करे और आपका फाइनेंशियल गोल जो है उसे आप सेट कर पाओ, और अमाउंट ऑफ मनी जितना भी आपको चाहिए टू अचीव योर गोल्स एंड प्लान योर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वो आप अकॉर्डिंगली कर पाओ। दूसरा बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग का, तो आपको डिजायर्ड लाइफस्टाइल जीना है तो आप जी सकते हो, अपना मेंटेन कर सकते हो डिजायर्ड लाइफस्टाइल जो होता है वो। रिटायरमेंट ऑफ प्लानिंग जो है आप पहले से करोगे तो आपको हेल्प करेगा फॉर द एक्सपेंसेस सच एज हाउसिंग, हेल्थ केयर, ट्रैवल एंड अदर एक्सपेंस जो आप जनरली करते हो ड्यूरिंग द योर रिटायरमेंट ईयर्स। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस आप बात करो तो कोपिंग विद द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के साथ कॉप करना बहुत बड़ी बात है, और रिटायरमेंट प्लानिंग करोगे तब भी आप इन्फ्लेशन के साथ कॉप कर पाओगे, अदरवाइज आप नेगेटिव में जाओगे, जिससे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था डिटेल में, जहां पे मैंने आपको ईपीएफ के एडवांटेज बताए हुए हैं। सो रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो ये फैक्टर इन्फ्लेशन का जो होता है वो भी आपको जो है उसके साथ कॉप करने को अलाउ करता है। उसके बाद बात करें तो रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द अदर्स, आप पहले से रिटायरमेंट प्लानिंग करोगे तो आप जो है दूसरों पे डिपेंड नहीं रहोगे, जैसे कि कोई भी फैमिली मेंबर पे आप डिपेंड नहीं रहोगे, या तो आप गवर्नमेंट पे भी डिपेंड नहीं रहोगे। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है पोस्ट रिटायरमेंट ईयर्स में आपको आपके ही प्लानिंग से मिलता रहेगा। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। देन मिनिमाइजिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस रिटायरमेंट के बाद जो आपका एज जो है वो ज़्यादा हो जाता है उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं रहेगा, ये भी एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है आपका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ की बात करें तो। रिटायरमेंट प्लानिंग जो होता है आपको हेल्प कर सकता है इन द मिनिमाइजिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड एंजॉय पीस ऑफ माइंड, ये जो है बहुत बड़ा वर्ड है ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट। ऐसा पहले से रिटायरमेंट प्लानिंग करोगे तो आपको पीस ऑफ माइंड जो है वो मिलेगा। अब कितने टाइप ऑफ एनपीएस अकाउंट होते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले टायर 1 अकाउंट की बात करें, अब डिटेल में समझते हैं ये एनपीएस सिस्टम को। जो ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई भी एनपीएस अकाउंट खुलवाना है तो आपको टायर 1 अकाउंट जो है ये तो खुलवाना है, ये प्राइमरी रिटायरमेंट अकाउंट है ऐसा आप कह सकते हो। ये मैंडेटरी है फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स हु ज्वाइन इन द एनपीएस अकाउंट, जो है वो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को टू एक्यूमुलेट सेविंग्स फॉर द रिटायरमेंट। कंट्रीब्यूशन इस अकाउंट पे आप जो करते हो एलिजिबल होता है अंडर द टैक्स डिडक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप बात करो तो मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख पर एनम। और टायर 1 अकाउंट जो है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है विड्रॉवल पे, विड्रॉल्स ओनली अलाउ होते हैं आफ्टर द अकाउंट होल्डर रीचेस एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। विड्रॉल आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स जो होता है वो भी स्पेसिफिक केस में अलाउ कर सकते हो, जैसे कि आपका क्रिटिकल इलनेस है, मतलब आपको करना है बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज विड्रॉल, आपको इमरजेंसी आ गया, इलनेस आ गया, परमानेंट डिसेबिलिटी आ गया और कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, तो उसी केस में आप बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर्स जो है ये मनी विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद टायर 2 अकाउंट की बात करें तो ये वॉलेंटरी सेविंग अकाउंट है, जो आप चाहो तो ओपन करवा सकते हो, इंडिविजुअल पे डिपेंड रहता है, और वो वही ओपन कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी टायर 1 अकाउंट है। तो जिसके पास टायर 1 होगा वही टायर 2 अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकता है। टायर 1 अकाउंट की तरह इस यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है विड्रॉवल पे, आप जब चाहो तब विड्रॉ कर सकते हो, और आप जब चाहो तब इसमें पैसा डालना है तो आप डाल सकते हो, जिसमें कोई पेनल्टी नहीं लगता है। लेकिन ये जो होता है इसमें आप जो कंट्रीब्यूशन करते हो वो टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं देता है। उसके बाद बात कर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कौन एलिजिबल होता है? कोई भी इंडियन सिटीजन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 65 ईयर, कोई भी इंडिविजुअल जो है एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है। और कौन से क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला तो एप्लीकेंट जो होता है वो मस्ट बी इंडियन सिटीजन, मतलब इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए। एप्लीकेंट का एज जो है वो 18 to 65 ईयर का होना चाहिए। एप्लीकेंट जो है उसके पास केवाईसी रिक्वायरमेंट जितने भी होती है वो, मतलब जो भी आपका आधार कार्ड, पान कार्ड वगैरह जो भी चाहिए ये वगैरह सारा जो होता है वो होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेंट मस्ट हैव द परमानेंट अकाउंट नंबर, जो मतलब पान कार्ड जो होता है वो उसके पास होना चाहिए। कैसे अकाउंट ओपन करवाना है? तो सबसे पहले आपको एक पीओपी चूज करना है। पीओपी मतलब क्या सर? सो पहला स्टेप ये है कि आप पीओपी चूज करो। बहुत सारे ऑथोराइज पीओपी है, मतलब जैसे कि कोई बैंक है, जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है जो आपको पेंशन स्कीम प्रोवाइड करता है एनपीएस के तहत, तो वो हो गया एक पीओपी। जैसे एसबीआई प्रोवाइड करता है, एसबीआई पेंशन हो गया, जैसे कि एलआईसी प्रोवाइड करता है, यूटीआई प्रोवाइड करता है, तो ये सब क्या हो गई? ये पीओपी हो गए। आपको
जो है वो डिसाइड करना है कि कौन सा पीओपी आपको चूज करना है। ये पीओपी जो होते हैं ये ऑथोराइज होते हैं बाय द PFRDA टू प्रोवाइड द एनपीएस रिलेटेड सर्विसेज। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। ये नेक्स्ट स्टेप है, उसमें आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वगैरह चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ वगैरह चाहिए होगा। उसके बाद आपको इनिशियल कंट्रीब्यूशन करना है। एप्लीकेंट जो है इसके मिनिमम जो है 5000 रुपीज़ टायर 1 के लिए और 1000 रुपीज़ टायर 2 अकाउंट के लिए आपको इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना है, जिसमें मैं आपको बताया 2 ऑप्शन होते हैं इसमें, एक होता है एक्टिव चॉइस और एक होता है ऑटो चॉइस। तो एक्टिव चॉइस जो होता है उसमें एप्लीकेंट चूज कर सकता है एसेट एलोकेशन, और ऑटो चॉइस जो होता है उसमें एलोकेशन जो होता है वो एप्लीकेंट की एज पे बनाया जाता है। उसके बाद आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जैसे कि आपका परमानेंट अकाउंट नंबर पैन होता है, वैसे यहाँ पे एक प्रैन होता है जिसे परमानेंट अकाउंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है। और ये अकाउंट आपका ओपन हो गया तो एप्लीकेंट को ये नंबर मिल जाएगा जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा आपका एनपीएस अकाउंट का। आपका जैसे आधार कार्ड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है आपका, वैसे ही आपका ये जो एनपीएस का अकाउंट है उसका यूआईडी जैसे आप कह सकते हो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन एंड विड्रॉल के रूल्स क्या है उसके बाद बात करें। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन रूल्स की बात करता है। कंट्रीब्यूशन रूल्स में सबसे पहले टायर 1 अकाउंट है और टायर 2 अकाउंट है, इसके बारे में मैंने आपको बात की। तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 1000 करना होगा। यहाँ पे जो है मिनिमम कंट्रीब्यूशन टायर 2 में 250 ही चाहिए, कोई अपर लिमिट उसमें नहीं है। दूसरा बात करें आगे विड्रॉल रूल्स क्या क्या होते हैं उसकी आप बात करो तो टायर 1 अकाउंट अगर आपका है तो विड्रॉल ऑफ द टायर 1 अकाउंट जो है ओनली आफ्टर अकाउंट होल्डर जो है वो एज ऑफ 60 पे पहुंचेगा, उसके बाद ही एला होता है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंट होल्डर जो है अप टू 60% ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो है और एज ए लमसम जो है वो होल्ड कर सकता है। मतलब उसको देखो आफ्टर एज ऑफ 60 ईयर भी पूरे का पूरा पैसा तो आपको वापस मिलेगा ही नहीं, 60% ही आप एज ए लमसम विड्रॉ कर सकते हो। रिमेनिंग 40% जो है वो तो आपको एन्युइटी प्लान ही कंपलसरी परचेज करना पड़ेगा। इन केस ऑफ पार्शियल विड्रॉल की बात करो बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर तो आपका जो भी मतलब बैलेंस होता है, जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई कंपनी में एम्प्लॉय जिसमें एनपीएस चल रहा है, जिसमें आप 10% डाल रहे हो और आपका कंपनी 10% डाल रहा है, तो जो भी आपका कम्युनिटी अमाउंट होता है उसका 25% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो आप उठा सकते हो। और वो भी स्पेशल केस में जैसे कि इलनेस है, एजुकेशन है, मैरिज हो गया, परचेज ऑफ हाउस हो गया, इस केस में ही आप ये पैसा जो है ये उठा पाओगे। टायर 2 अकाउंट की बात करें तो टायर 2 अकाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता विड्रॉल पे, जहां पे अकाउंट होल्डर विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम द अकाउंट एट एनी टाइम विदाउट एनी पेनल्टी। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें तो विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस अकाउंट जो होता है डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अकाउंट एंड टाइमिंग ऑफ द विड्रॉल। फॉर एग्जांपल विड्रॉल फ्रॉम द टायर 1 अकाउंट जो होते हैं वो टैक्सेड होते हैं एज पर प्रिवेलिंग इनकम टैक्स रेट एट अ टाइम ऑफ द विड्रॉल। विड्रॉल फ्रॉम द टायर 2 अकाउंट्स आर टैक्सेड एट द इनकम टैक्स स्लैब ऑफ द अकाउंट होल्डर एट द टाइम ऑफ द विड्रॉल। तो समरी की बात करें तो नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसका स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन विड्रॉल रूल है फॉर द टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट। विड्रॉल फ्रॉम द टायर 1 अकाउंट जो है ओनली आफ्टर द एज ऑफ 60 अलाउ होता है। वहाँ जैसे आप बात करो तो टायर 2 जो अकाउंट है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है विड्रॉल पे। टैक्स ट्रीटमेंट और विड्रॉल जो होता है वो डिपेंड होता है टाइप ऑफ अकाउंट एंड टाइमिंग ऑफ विड्रॉल क्या है उस पे। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट ऑन द इन्वेस्टिंग इन द एनपीएस। क्या क्या टैक्स बेनिफिट है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो एनपीएस आपको देता है। सबसे पहले बात करते हैं टायर 1 अकाउंट पे तो टैक्स डिडक्शन अंडर द एक्ट 80C जो है उसके तहत आप जो है 1.5 लाख का जो लिमिट है उसमें आपका ये जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एलिजिबल होगा, मतलब उसमें आप टैक्स डिडक्शन जो है वो कर सकते हो। एडिशनल टैक्स डिडक्शन भी कर सकते हो अंडर द 80CCD1। यहाँ पे ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो बाकी स्कीम जो है प्रोवाइड नहीं करते हैं। एडिशनल ₹50,000 का टैक्स बेनिफिट जो है आप ले सकते हो अंडर द 80CCD1B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडिविजुअल फॉर टायर 1 अकाउंट। मतलब इंडिविजुअल टायर 1 अकाउंट में जो भी कंट्रीब्यूशन करता है उसमें एडिशनल 50,000 का उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। मतलब 1.5 लाख प्लस 50,000 मतलब 2 लाख तक जो है आप टैक्स बेनिफिट जो है वो उठा सकते हो। टैक्स एग्जेम्पशन ऑन द पार्शियल विड्रॉल की बात करें तो पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम द टायर 1 अकाउंट जो हो गए वो
अलाउ होगी इन द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस सच एज इलनेस, एजुकेशन और मैरिज और परचेस ऑफ द हाउस जो है, तो ये पार्शियल विड्रॉल जो हो गए वो टैक्स एक्सेम्प्ट हो गए अप टू 25% ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द अकाउंट। मतलब 25% ऑफ द इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन जो है वो पैसा आप उठा सकते हो और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। आप बात करो तो टैक्स एक्सेम्प्ट मैच्योरिटी प्रोसीड की आप बात करो तो एज ए मैच्योरिटी जो होगा 60% ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो है टायर 1 अकाउंट का, उसमें भी आपको टैक्स एक्सेम्प्ट मिलता है। मतलब जो एक्सेम्प्ट की बात करते हैं वो एनपीएस में बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड द रिमेनिंग 40% जो आप यूज़ करते हो परचेस ऑफ एन्युटी के लिए वो जो है वो टैक्सेबल है। उसके बाद बात करें इन्वेस्टमेंट चॉइस अवेलेबल टू द सब्सक्राइबर क्या क्या है। देखो यहाँ पे आप एलोकेशन ऑफ द फंड बिटवीन दिस इन्वेस्टमेंट चॉइस अगर आप बात करो तो ये जो होता है वो कौन मैनेज करता है, पेंशन फंड मैनेजर्स जो होते हैं अपॉइंटेड बाय द पीएफआरडीए वो मैनेज करते हैं। पीएफएम जो है वो इन्वेस्ट करता है फंड इन द डाइवर्सिफाइड मैनर टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न्स। मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एलोकेशन फंड इन ईच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज सब्जेक्ट टू द सर्टेन रिस्ट्रिक्शन एंड द लिमिट। कौन से टाइप का अकाउंट है, सब्सक्राइबर का एज क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है। रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट जो होते हैं एनपीएस में वो मार्केट लिंक होते हैं और कोई गारंटीड रिटर्न यहाँ पे नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो सारा मार्केट में होता है। एनपीएस ऑफर्स द रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइस इन सब्सक्राइबर, जैसे कि इक्विटी हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करता है। सो ये चॉइस जो होते हैं दोनों टायर 1 टायर 2 अकाउंट दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। आगे हम अगर इसकी बात करें तो इक्विटी जो है उसमें जैसे एनपीएस ऑफर 2 ऑप्शंस ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। एक होता है जिसमें आपको बताया पहले भी एक्टिव चॉइस और एक ऑटो चॉइस होता है। तो एक्टिव चॉइस जो है वो सब्सक्राइबर को अलाउ करता है कि आपको कितना एसेट एलोकेशन बिटवीन द इक्विटी करना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में करना है। और ऑटो चॉइस जो होता है वो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर की एज और रिस्क प्रोफाइल देख के ऑटोमेटिकली ही वो जो एसेट एलोकेशन होता है वो कर देता है। उसके बाद बात करें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तो एनपीएस जो होता है वो इन्वेस्ट करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इंस्टीट्यूट बाय द कंपनीज अक्रॉस द वेरियस सेक्टर। और ये बॉन्ड जो होते हैं वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ऑफर करता है और वो कंसिडर रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट मतलब कहा जाता है। आप बात करो तो देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है वो भी सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एनपीएस उसमें भी इन्वेस्ट करता है जो वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहा जाता है। देयर आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट है तो बिल्कुल सेफ है। और सिक्योरिटी जो होता है वो भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न जो है वो देता है। उसके बाद ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की आप बात करो तो वो भी एनपीएस प्रोवाइड करता है जिसमें आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी आप इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। तो एसेट एलोकेशन एंड पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है उसके बारे में अगर आप बात करें तो एसेट एलोकेशन जो होता है एक प्रोसेस है डिवाइडिंग द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अमंग द डिफरेंट एसेट स्ट्रेटजीज इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी and the alternative investment with the goal of maximizing return with the minimizing the risk। जो एनपीएस सिस्टम है वो ऑफर करता है 2 ऑप्शन ऑफ एसेट एलोकेशन, एक्टिव चॉइस एंड द ऑटो चॉइस। उसके बाद बात करें एक्टिव चॉइस की तो एक्टिव चॉइस जो है जैसे मैंने आपको बताया कि अलाउ करता है कि आपको कितना कहाँ पे जो है वो एसेट एलोकेशन करना है। और ऑटो चॉइस जो होता है वो कैसे फंड डेटा एलो करता है ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द एज रिस्क प्रोफाइल। जो एलोकेशन होता है वो डिवाइड होता है बिटवीन द इक्विटी जिसे ईसीजी कहा जाता है मतलब इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होते हैं विद द परसेंटेज ऑफ एलोकेशन इन ईच क्लास डिटरमाइंड बाय द प्री डिफाइंड फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है सब्सक्राइबर की एज के बेस पे, मतलब जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होगा, इक्विटी में कम होगा। आपका जितना एज कम होगा उतना ज्यादा इक्विटी में जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा क्योंकि इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क कम होता है। तो एज सब्सक्राइबर गेट्स ओल्डर द एलोकेशन इन द इक्विटी रिड्यूसेस एंड द एलोकेशन द कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है वो बढ़ता जाता है टू मिनिमाइज द रिस्क। ये हो गया ऑटो चॉइस। पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग की बात करो तो एक प्रोसेस है जिसमें एलोकेशन ऑफ द फंड होता है इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मेंटेन होता है इन द डिजायर्ड एसेट एलोकेशन। और एनपीएस 2 स्ट्रेटजी जो है वो रिबैलेंसिंग के लिए अलाउ करता है, एक्टिव रिबैलेंसिंग एंड ऑटो रिबैलेंसिंग। अगर एक्टिव रिबैलेंसिंग की बात करो तो एक्टिव चॉइस ही हो गया वो जिसमें सब्सक्राइबर जो है एक्टिवली रिबैलेंसिंग कर सकता है पोर्टफोलियो को, जो मतलब
स्विचिंग कर सकता है। अगर उसको इक्विटी से गवर्नमेंट फंड में डालना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालना है, तो वहां पे वो एक्टिवली कर सकता है। जबकि ऑटो रिबैलेंसिंग जो है उसमें ऑटो चॉइस होगा, पोर्टफोलियो रिबैलेंस होगा ऑटोमेटिकली वंस अ ईयर बेस्ड ऑन द सब्सक्राइबर एज एंड द रिस्क प्रोफाइल, जिसमें मैंने आपको बताया। सो एलोकेशन ऑफ द फंड जो होता है एडजस्ट होता है एंड मेंटेन होता है इन डिजायर एसेट एलोकेशन ऑटो रिबैलेंसिंग में। सो यहाँ पे आपको एसेट एलोकेशन और पोर्टफोलियो रिबैलेंस स्ट्रेटजीज जो है वो आपका सब्सक्राइबर का इन्वेस्टमेंट गोल क्या है उस पर डिपेंड रहता है, रिस्क टॉलरेंस क्या है उस पर डिपेंड रहता है, एंड मार्केट कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड रहता है। सो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है कि पीरियोडिकली आपको उसके रिव्यू करना चाहिए और आपका पोर्टफोलियो है वो एडजस्ट करना चाहिए ऐसे कि जिसमें आपको सब्सक्राइबर का इन्वेस्टमेंट गोल जो भी है उससे वो अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपको पता चले। उसके बाद बात करें रिस्क टॉलरेंस एंड ट्रेड ऑफ द लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल की, तो यहाँ पे देखो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो कोई सी भी स्कीम में तो वो डिस्क्राइब करता है रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिस्क एज ए इन्वेस्टर विलिंग टू टेक एंड पोटेंशियल रिटर्न दे कैन एक्सेप्ट, मतलब कितना रिस्क आप उठा सकते हो और कितना उस रिस्क पे आपको रिटर्न जो है वो मिल सकता है, इसे कहते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो यहाँ पे अगर इसकी हम बात करें तो हायर रिस्क जो होता है उसमें हायर पोटेंशियल रिटर्न भी होते हैं। सो कोई गारंटी नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट जो होता है विद हायर रिस्क आपको हायर रिटर्न ही देगा। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी भी होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में काफी बार होता भी है, आपने सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा। एनपीएस जो है रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है सब्सक्राइबर को, जैसे मैंने आपको बताया इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट चॉइस जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क है और उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ पोटेंशियल रिटर्न जो है वो मिलते हैं। इक्विटी जो है इन्वेस्टमेंट अगर आप बात करो तो जनरली कंसिडर एज रिस्कियर देन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बट दे ऑल्सो हैव द पोटेंशियल टू जनरेट द हायर रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग टर्म। आपको लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करो तो इक्विटी जो है आपको हायर रिटर्न देगा कंपेयर टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसके बाद आप बात करो एनपीएस जो है वो दो ऑप्शन प्रोवाइड करता है एसेट एलोकेशन के लिए, एक्टिव चॉइस एंड ऑटो चॉइस, जिसकी हमने ऑलरेडी बात की है कि आप जैसे चाहो वैसे करना चाहते हो तो एक्टिव चॉइस में आप जाओ, आपको आपकी एज पे या रिस्क प्रोफाइल पे ऑटोमेटिकली करना है तो आप ऑटो चॉइस पे आप जा सकते हो। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अगर आप बात करोगे तो एक की बेनिफिट होगा इन्वेस्टिंग इन द एनपीएस, क्योंकि एनपीएस जो है वो रिटायरमेंट फोकस इन्वेस्टमेंट है और ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपको रिटर्न जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे मिले। तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। और आप बात करो अगर यहाँ पे अभी कोई बंदा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है, अगर वो मतलब 2060 तक मतलब आने वाले और 25-30 साल तक इन्वेस्ट करता है और बहुत मिनिमम अमाउंट भी इन्वेस्ट करता है, तो अगर टोटल जो इन्वेस्टमेंट उसका आप बात करो कि 30 ईयर का जो रेंज है उसमें 40 लाख का है, तो अगर आप बात करो तो रिटर्न्स करंट रिटर्न्स अगर आप कंसीडर करो एनपीएस का कैलकुलेटर में डाल के आप कर भी सकते हो। तो एनपीएस का कैलकुलेटर आपको दिखाएगा कि आपको 3 करोड़ 40 लाख मिलेगा आफ्टर द नेक्स्ट 30 ईयर, मतलब 2060 में नेक्स्ट 30-35 ईयर के बाद आपको इतना रिटर्न मिलेगा, मतलब 3 करोड़ रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया। तो आप ये क्यों होता है? ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है इंटरेस्ट के ऊपर। सो आप सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हो आपका जो पैसा है उसको, और इन्वेस्टमेंट भी आपका इंक्रीज कर सकते हो ओवर द टाइम। इसके आप बात करें आगे तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग इन एनपीएस आप कर रहे हो, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क तो होता ही होता है, लेकिन रिटर्न जो होते हैं वो मार्केट लिंक होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप इस चीज़ को समझो कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ और एसेट एलोकेशन जो है स्ट्रेटजी जो है वो कैसे अलाइन होती है विद द सब्सक्राइबर्स इन्वेस्टमेंट गोल एंड द रिस्क टॉलरेंस। और इन्वेस्टिंग इन द एनपीएस फॉर द लॉन्ग टर्म जो है उससे आपको सबसे बड़ा एडवांटेज होगा मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी एंड जनरेट अ हायर रिटर्न्स। मार्केट वोलेटिलिटी जो भी होगा, मतलब ऊपर नीचे जो मार्केट होता रहता है उसका आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ओवर द लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स जो है इस पे मिलेंगे। अब कैलकुलेटर की बात करें तो एनपीएस कैलकुलेटर जो होता है ये कैलकुलेटर एनपीएस की साइट पे ही अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हो। एक टूल है जो हेल्प करता है सब्सक्राइबर को टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड रिटायरमेंट कॉर्पस एंड दे कैन एक्सेप्ट द एक्यूमुलेटेड बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन, एक्सेप्ट रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या कर सकते हो, आप कितना करना चाहते हो, ये सारी चीजें आप वहां पे डालोगे। नंबर्स आपको पूछेंगे, नंबर्स आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट जो है वो एनपीएस कैलकुलेटर डिफाइन करके देगा कि इतना आउटपुट जो है
आपको मिलेगा। सो एनपीएस कैलकुलेटर अवेलेबल है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वहां पे जाके आपको चेक करना है तो कर सकते हो। देखो कैसे आपको एनपीएस कैलकुलेटर में रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट विजिट करना है, उसके बाद उस पे एनपीएस कैलकुलेटर के टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको फॉलोइंग डिटेल्स डालनी है, आपका एज, रिटायरमेंट एज, मंथली कंट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न, टायर 1 अकाउंट का कब आपने ओपनिंग किया है मतलब ओपनिंग डेट, और एन्युटी टाइप क्या होगा, हाँ ये डिफरेंट हो सकता है और इमीडिएट भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे डालनी है। उसके बाद कैलकुलेट टैब पे आपको क्लिक करना है, तो एनपीएस कैलकुलेटर जो है आपको एस्टिमेटेड रिटायरमेंट कॉर्पस होगा बेस्ड ऑन द इनपुट आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो वो आपको बताएगा। अब आप उसको रिटायरमेंट प्लानिंग में कैसे यूज कर सकते हो उसकी बात करते हैं। तो यूजिंग एनपीएस कैलकुलेटर यू कैन plan retirement and providing them with the estimate of the amount they need to save and invest to achieve the retirement goal। आपका जो भी रिटायरमेंट गोल है वो अचीव करने के लिए अभी से आप कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो भी आपको दिखा देगा, और वो भी आपको हेल्प करेगा कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप कैसे ले सकते हो विद द कंपेयरिंग इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट कॉर्पस अंडर द डिफरेंट सिनारियो, जैसे कि चेंजिंग मंथली कंट्रीब्यूशन भी आप कर सकते हो, और कितना अमाउंट एक्सेप्टेड रेट क्या होगा रिटर्न का, कितना अमाउंट आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है आप जो है वो प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एस्टिमेटेड रिटायरमेंट कॉर्पस जो होगा जो एनपीएस कैलकुलेटर प्रोवाइड करता है वो एजम्पशंस में प्रोवाइड करता है, सब्जेक्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशन होता है। देयरफॉर सब्सक्राइबर जो है उसको एनपीएस कैलकुलेटर यूज करना चाहिए टू रेगुलरली रिव्यू एंड एडजस्ट देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड अलाइन विद देयर चेंजिंग इन्वेस्टमेंट गोल एंड द रिस्क टॉलरेंस। उसके बाद हम बात करें तो परफॉर्मेंस ऑफ द एनपीएस फंड एंड कंपैरिजन विद द अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें विद द डेटा, तो देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ द एनपीएस फंड जो होते हैं वो वेरी होते हैं ऑन द बेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट चॉइस, एसेट एलोकेशन एंड द मार्केट कंडीशन। इन जनरल एनपीएस फंड बात करो तो कंपीटिटिव रिटर्न्स देता है। अगर आप बात करो तो जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बात करो तो पीपीएफ हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, उसके कंपेयर में एनपीएस जो है वो कंपीटिटिव रिटर्न्स आपको देता है। अगर आप बात करें इसकी तो एज ऑफ जनवरी 2023 बात करो तो एनपीएस टायर 1 रिटर्न्स for the last 1 year, 3 year, 5 year and the 10 year for the various fund manager क्या है उसकी हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे HDFC पेंशन फंड जो है उसने इक्विटी में 1 ईयर के लिए 56.33% का रिटर्न दिया जो बहुत ज़्यादा है, 3 ईयर के लिए 17.25, 5 ईयर के लिए 16.03 एंड 10 ईयर के लिए ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न जो है वो दिया है, जो आपको शायद म्यूचुअल फंड भी नहीं दे पाएगा। उसके बाद आप बात करो SBI पेंशन फंड की, तो क्योंकि SBI जो है वो गवर्नमेंट पेंशन फंड जैसा आप कह सकते हो, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उसमें भी 1 साल में 11% रिटर्न मिल रहा है, 3 साल में 10%, 5 साल में 10% और 10 साल में ऑलमोस्ट 9% का रिटर्न जो है वो मिल रहा है। और ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड की बात करो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है उसमें 11% रिटर्न मिलता है 1 साल में, 9% 3 साल में, 5 साल में 9% और उसके बाद 10 साल में आपको 8%, ऑलमोस्ट 8.5% रिटर्न जो है वो दे रहा है। मतलब आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और पेंशन फंड में भी, तो भी आपको अच्छा वाला रिटर्न जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो आप बात करो तो यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस से एक कोई देखो गारंटी नहीं है कि पास्ट इतना रिटर्न मिला है तो फ्यूचर में इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। रिटर्न जो ऑलवेज होते हैं वो मार्केट लिंक होते हैं एंड सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस होते हैं, इसलिए सब्सक्राइबर को अपना परफॉर्मेंस रिव्यू करना चाहिए अगेन एंड अगेन एंड एनपीएस फंड एडजस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एसेट एलोकेशन और स्ट्रेटजी, जो भी आप डिसाइड करते हो उसके मुताबिक। तो यहाँ पे देखो अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर करो तो एनपीएस फंड जो है कंपीटिटिव रिटर्न्स देते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म और आपको अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी दे रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट फॉर एग्जांपल आप बात करो तो लोअर रिटर्न प्रोवाइड करता है, उसमें रिस्क भी वैसे कम होता है। म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करो तो हायर रिटर्न्स आपको दे सकता है लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। पीपीएफ की आप बात करो तो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वहाँ पे आप बात करो तो लॉक इन पीरियड होता है 15 ईयर्स का, जबकि एनपीएस का लॉक इन पीरियड जो होता है वो अप टू एज ऑफ 60 ईयर्स होता है, ऐसा आप कह सकते हो। आप बात करो ओवरऑल तो एनपीएस फंड जो है एक गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग, बट सब्सक्राइबर जो है उसको कंसिडर करना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट गोल क्या होगा, रिस्क टॉलरेंस क्या होगा और इन्वेस्टमेंट होरिजोन क्या
होगा बिफोर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन कोई भी आप लो। सो ये सारी चीजें जो है उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो एनपीएस जो है जनरली पॉजिटिव रिटर्न देंगे, क्योंकि अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करो तो इंडियन इकोनॉमी प्रोजेक्ट टू ग्रो इन द कमिंग ईयर्स विच कैन लीड टू ग्रोथ इन द स्टॉक मार्केट और अदर एसेट क्लासेस। अगर आप बात करो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अगर आप बात करो तो यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे मेजर कर रहा है और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी बहुत सारे काम कर रहा है, जिससे आपका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और ग्रोथ होगा इन द फाइनेंशियल मार्केट इन द अपकमिंग ईयर। तो एनपीएस जो है वो आपको फायदेमंद होने ही वाला है। अगर आप बात करो देखो सब्सक्राइबर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है एंड डाइवर्सिफाई करना है इन्वेस्टमेंट को अक्रॉस द एसेट क्लासेस टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द मार्केट फ्लक्चुएशन, तो वो रिव्यू कर सकता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को रेगुलरली और अलाइन कर सकता है अपना जो भी गोल है विद द चेंजिंग इन्वेस्टमेंट गोल एंड द रिस्क टॉलरेंस। अगर आप बात करो एडवांटेज ऑफ एनपीएस इन्वेस्टमेंट की तो बहुत सारे एडवांटेज है। NPS is one of the lowest fund management fees among the pension products in the India, making cost effective investment option। उसके बाद टैक्स बेनिफिट जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिट है NPS का, जो आपको 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर मोर 50,000 प्रोवाइड करता है, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख तक इनकम टैक्स से आप पैसा बचा सकते हो। और सब्सक्राइबर जो है अप टू 60% ऑफ द कॉर्पस एज ए लमसम विड्रॉ भी कर सकता है टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो भी टैक्स फ्री है। और रिमेनिंग 40% जो होता है वो एन्युइटी में जाने वाला है, जिसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट जो है वो मिलता है। अगर आप बात करो डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तो एनपीएस जो है आपको रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि इक्विटी हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करता है। सो आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो और रिस्क को मिनिमाइज भी कर सकते हो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। देन फ्लेक्सिबिलिटी की आप बात करो तो एनपीएस फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट चॉइस है, आपको क्या करना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। आपको ऑटो चॉइस करना है कि एक्टिव चॉइस में रखना है, आपका अमाउंट कितना कंट्रीब्यूट करना है, विड्रॉल ऑप्शंस भी है। सब्सक्राइबर जो है उसका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकता है, एसेट लोकेशन चूज कर सकता है, उसका रिस्क एपेटाइट जो भी होगा उसके बेस पे, उसका इन्वेस्टमेंट गोल जो भी है उसके बेस पे। सो वो आप इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो कंट्रीब्यूशन को। जैसे कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करो तो पहले 10% होता था स्टेट गवर्नमेंट में, अब 12% और 40% अगर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन एनपीएस ने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हो बिफोर द रिटायरमेंट, कोई मतलब वो कंडीशन के बेस ही होगा, इलनेस और एजुकेशनल हेल्प, और अगर आपको हाउस परचेस करना है तो इसी कंडीशन में आप विड्रॉ कर पाओगे। देखो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करो तो एनपीएस जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सब्सक्राइबर को उसका बेनिफिट मिल सकता है, जिसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग ओवर द टाइम जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, और रेगुलरली आप इन्वेस्ट करोगे और होल्ड करोगे इन्वेस्टमेंट को अंटिल द रिटायरमेंट, तो सब्सटेंशियल कॉर्पस भी आप जो है रिटायरमेंट ईयर्स में बिल्ड कर सकते हो। लिमिटेशन बात करें एनपीएस का क्या है, तो देखो एनपीएस सेवरल एडवांटेज ऑफर करता है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी है, उसको भी आपको जानना जरूरी है। कोई भी स्कीम है तो उसके ऑलवेज एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, आपको दोनों जानने चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि आपको उसको ऑप्ट करना है कि नहीं करना है। सबसे पहला होता है पार्शियल विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन। सब्सक्राइबर जो है वो पार्शियल विड्रॉल कर सकता है फ्रॉम द एनपीएस टायर 1 अकाउंट ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग 3 इयर्स ऑफ द अकाउंट ओपनिंग एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन ओनली, और उसमें भी ओनली 25% ऑफ सब्सक्राइबर्स ओवन कंट्रीब्यूशन ही वो विड्रॉ कर सकता है। सो ये लिमिट जो होता है सो उससे फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है इन्वेस्टमेंट में कम हो जाती है, और कोई भी इमरजेंसी में आपको पैसा चाहिए तो जैसे मैं आपको कहता हूं कि मनी ऑन हैंड आपके नहीं रहेगा इस केस में। देन मैंडेटरी एन्युइटी परचेज जो है, मतलब आपको रिटायरमेंट के टाइम पे एटलीस्ट 40% ऑफ द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस जो है उसमें आपको एन्युइटी प्लान परचेस करना है, जिसके साथ आपने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ रजिस्टर किया है उसके साथ। तो देखो यहाँ पे सब्सक्राइबर का रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो होगा ड्यूरिंग द रिटायरमेंट ईयर्स, उसमें उसको फिक्स पैसा मिलता रहे, इसके लिए ये मैंडेटरी किया हुआ है। ये लिमिट जो है वो मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब सब्सक्राइबर को यूज करना है पोर्शन ऑफ द कॉर्पस टू परचेज द एन्युइटी प्लान, तो वो भी कर सकता है। मतलब देखो यहाँ पे 40% तो मिनिमम करना ही करना है, लेकिन सब्सक्राइबर करना चाहे 50% 60% तक का भी तो भी वो चाहे तो वो कर सकता है, तो उसका कॉर्पस है उसमें से। तो यहाँ पे एक और लिमिटेशन है जो होता है मार्केट फ्लक्चुएशन है, सबसे बड़ा लिमिटेशन है एनपीएस का। एनपीएस इन्वेस्टमेंट ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशन होते हैं, और ये रिटर्न्स जो
होते हैं वो गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते हैं। सब्सक्राइबर को प्रिपेयर रहना चाहिए कि पॉसिबिलिटी है कि वो लो और नेगेटिव रिटर्न्स में भी जाए, क्योंकि मार्केट का डाउनटर्न हुआ तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि एनपीएस जो पूरा पैसा डालता है वो मार्केट में डालता है इसलिए। और सब्सक्राइबर को कमिट रहना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में अंटिल द रिटायरमेंट टू बेनिफिट फॉर पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये जो है काफी लोगों को सुटेबल नहीं होता, जिसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या तो लिक्विडिटी चाहिए, तो आपके लिए एनपीएस नहीं है। देन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट चॉइस भी है। एनपीएस ऑफर्स द रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, तो चॉइस आर स्टिल लिमिटेड। अगर आप कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करो तो सब्सक्राइबर जो है वो डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है उसमें भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये जो होता है वो पोटेंशियल ऑफ द हाई रिटर्न्स जो होता है वो भी लिमिट कर सकता है। सो अब बात करो तो अगर एनपीएस की कंपैरिजन करो अदर रिटायरमेंट सेविंग प्लान से, तो देखो एनपीएस वन ऑफ द सेवरल रिटायरमेंट सेविंग प्लान इन द इंडिया है जो अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता है और बहुत पॉपुलर भी है। राइट नाउ बात करो तो मोर देन 4.5 करोड़ जो है वो सब्सक्राइबर हो चुके हैं एनपीएस के। इसका ऑल्टरनेटिव पीपीएफ भी है, आपको पता ही होगा। पीपीएफ जो है गवर्नमेंट बेक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो टैक्स फ्री इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। ये भी आपको 15 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है जिसमें आपको ये इन्वेस्टमेंट करना होता है, और कंट्रीब्यूशन का लिमिट जो है वो 1.5 लाख पर ईयर पर एनम है। तो अनलाइक एनपीएस पीपीएस जो है वो एक्सपोजर टू इक्विटी प्रोवाइड नहीं करता या तो मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। तो रिटर्न ऑन पीपीएफ जो होंगे ऑलवेज फिक्स होंगे और डिटरमाइन होंगे बाय द गवर्नमेंट विच में लोअर द मार्केट लिंक रिटर्न्स ऑफर्ड बाय द एनपीएस। मतलब एनपीएस के रिटर्न से तो पीपीएफ के रिटर्न जो होंगे वो कम ही होंगे। देन दूसरा ईपीएफ जो होता है ये भी ऑल्टरनेट है। ईपीएफ जो है इसके बारे में तो हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, ऑलमोस्ट मैंने 6-7 वीडियो बनाया है। जो करंट हायर पेंशन का स्कीम है उसमें भी एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया है, उसका सर्कुलर भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ईपीएफ क्या है, करंट ईपीएफ में रहना है कि हायर ईपीएफ में रहना है, उसके बारे में भी हमने डिटेल में बात की हुई है। तो सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप जाके देख सकते हो। ईपीएफ जो एक मैंडेटरी रिटायरमेंट सेविंग ऑप्शन है फॉर द सैलराइड एम्प्लॉय। आप बात करो तो ईपीएफ जो है वो गवर्नमेंट बेक स्कीम है जो फिक्स रिटर्न और टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है। कंट्रीब्यूशन लिमिट ऑफ ईपीएफ जो है वो 12% ऑफ द एम्प्लॉय बेसिक सैलरी, एंड डीए जो होता है उस पे होता है। अनलाइक एनपीएस ईपीएफ डज नॉट ऑफर एक्सपोजर टू इक्विटी और अदर मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई भी उसमें रिस्क नहीं है, उसमें फिक्स रिटर्न ही होता है। उसके बाद बात करो तो म्यूचुअल फंड जो है वो भी मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट है, अदर एक्सपोजर टू इक्विटी भी प्रोवाइड करता है, डेब्ट हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट ये सारे प्रोवाइड करता है। लेकिन अनलाइक एनपीएस म्यूचुअल फंड डू नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द पार्शियल विड्रॉल, एन्युटी परचेस और द इन्वेस्टमेंट चॉइस। कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है, आप जब चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो। एन्युटी परचेस करना ही करना है ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप जो भी चाहो इन्वेस्टमेंट चॉइस जहां भी चाहो वहां कर सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड जो है वो जनरल म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं जो जनरली टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते हैं ऑन द इन्वेस्टमेंट और हायर फीस लेते हैं कंपेयर टू द एनपीएस अगर आप बात करो तो। उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मतलब जिसे एससी एसएसबी कहा जाता है, वो एक गवर्नमेंट बेस्ड सेविंग स्कीम है दैट ऑफर्स अ फिक्स रिटर्न एंड टैक्स बेनिफिट टू सीनियर सिटीजन। ये टेन्योर जो होता है यहाँ 5 साल का होता है और कंट्रीब्यूशन लिमिट 15 लाख तक का है। लेकिन यहाँ पे अनलाइक एनपीएस एससीसीएस डज नॉट ऑफर द एक्सपोजर टू इक्विटी एंड द मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट, और रिटर्न जो होते हैं यहाँ पे फिक्स होते हैं, वो डिटरमाइन होते हैं बाय द गवर्नमेंट विच इज अ लोअर देन द मार्केट लिंक रिटर्न ऑफर्ड बाय द एनपीएस। तो यहाँ पे भी आपको ये सारी स्कीम में लोअर रिटर्न्स कंपैरेटिवली मिल सकते हैं। तो एनपीएस इसलिए एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द लो फी टैक्स बेनिफिट एंड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मेकिंग एन अट्रैक्टिव रिटायरमेंट सेविंग ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टर। लेकिन रिटायरमेंट सेविंग ऑप्शन सच एज पीपीएफ, ईपीएफ, म्यूचुअल फंड एंड द एससीसीएस जो है ये भी सुटेबल होते हैं डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टर्स चॉइस, जो किसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टर का गोल क्या है, उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, लिक्विडिटी नीड्स क्या है, इन सब चीजों पे ये डिपेंड रहता है। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो वैल्यू होना चाहिए डिफरेंट ऑप्शन एंड चूज द वन ऑफ द बेस्ट सूट देयर नीड्स। तो कैसे एनपीएस अकाउंट ओपन करना है? एनपीएस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप इसको इस स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले देखिए ऑफिशियल साइट को विजिट करना है एनपीएस का जो है वो, वहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट आपको जो भी करना है, ओपन 1, टायर 1 या टायर 2 वो ओपन करना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट डिटेल जो भी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल वो डालनी है। उसके बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो भी है, फोटो, सिग्नेचर, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ वगैरह अपलोड करना है। तो आपका एक फर्स्ट कंट्रीब्यूशन उसके बाद कर देना है जिसमें आपका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड
से आप कर सकते हो। और उसके बाद सक्सेसफुल वैलिडेशन हो जाएगा और उसके बाद आपका एक प्रान नंबर मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। और आफ्टर रिसीविंग प्रान आप लॉग इन कर सकते हो एनपीएस अकाउंट में टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट और चेक कर सकते हो अकाउंट बैलेंस जो आपका है वो, और उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए एनपीएस के बारे में तो उसका ऑफिशियल साइट जो है वो विजिट कर सकते हो www.npscra.nsdl.co.in, जहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, जहां पे आपको कौन से पीओपीस अवेलेबल है वो भी मिल जाएंगे। देखो आप अपने पीओपी को भी कांटेक्ट कर सकते हो और कंसल्ट कर सकते हो फाइनेंशियल एडवाइजर से और टैक्स कंसल्टेंट से, जो आपको ज्यादा डिटेल में जो है टैक्स इम्प्लीकेशन कैसे होगा और इन्वेस्ट कैसे करना है एनपीएस में वो आपको बताएगा। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द एनपीएस फॉर द रिटायरमेंट। आपने अगर स्टार्ट नहीं किया है प्लानिंग अपना रिटायरमेंट तो अभी स्टार्ट कर दो, ये टाइम आ गया है एक्शन लेने का। रिटायरमेंट प्लानिंग एसेंशियल है आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन द गोल्डन ईयर मेंटेन करने के लिए। एनपीएस एक ग्रेट रिटायरमेंट सेविंग ऑप्शन है जो आपको लोअर फिक्स टैक्स बेनिफिट एंड रेंज ऑफ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिससे आप लॉन्ग टर्म वेट के करोगे। बाय इन्वेस्टिंग इन द एनपीएस आपको बेनिफिट मिल सकता है पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट ओवर द लॉन्ग टर्म व्हाइल एंजॉयिंग द टैक्स बेनिफिट कम विथ इट। मतलब आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलते ही मिलते हैं और लॉन्ग टर्म सेविंग भी मिल जाएगा। तो अगर आप देख रहे हो टू सिक्योर योर फाइनेंशियल फ्यूचर एंड क्रिएट द लॉन्ग टर्म वेल्थ, कंसिडर इन्वेस्टिंग इन द एनपीएस। टू गेट स्टार्टेड विजिट द एनपीएस वेबसाइट और एनी पीओपीस नियर बाय यू। मतलब कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है जो रजिस्टर्ड है एनपीएस के साथ उसको आप विजिट कर सकते हो और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो मैंने आपको बताया और या तो जो वेबसाइट पे दिया हुआ है उसको आप फॉलो कर सकते हो। रिमेंबर, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे प्लान करना और इन्वेस्ट करना आपके रिटायरमेंट के लिए उतना बेटर होगा आपके लिए लॉन्ग रन में। सो डोंट वेट एनी लॉन्गर, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एनपीएस टुडे एंड सिक्योर योर फाइनेंशियल फ्यूचर। फिर भी आप चाहो तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ईपीएफ के बारे में मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आपको ईपीएफ के बारे में डिटेल में जानना है तो वहां पे जाके आप देख सकते हो। और अगर कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बेझिझक आप मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और अगर आपने अभी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस जो है आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।